नमस्कार आप सभी को। बहुत दिनों के बाद हम लोग अब नए वीडियो में आए हैं। अब कंटिन्यूअस आपका लेक्चर होगा और मोस्टली एक महीना में 10th क्लास का पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, मैथ का और 12th क्लास का भी। तो आज हम लोग 10th क्लास का पढ़ेंगे। मेनली हम फोकस कर रहे हैं बिहार बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो बिहार बोर्ड और साथ में सीबीएसई बोर्ड दोनों को लेके चलेंगे, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स टाइप का होगा ऐसा, जिसमें हम लोग मैथ का जो सीबीएसई बोर्ड में आता है और बिहार बोर्ड में आता है वो सारे को डील करेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाला सही नहीं रहता। 10th क्लास का पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलो हिंदी में, वास्तविक संख्या, ठीक है। ये है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो रियल नंबर शुरू करने से सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जो है जो आना चाहिए। तो संख्या में सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ बहुत सही, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब बताया जाए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। आई गेस सबको आता ही होगा, प्राकृतिक संख्या सबको आता होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहता है, नाम से ही पता चलता है। प्राकृतिक संख्या मतलब, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो भगवान का दिया हुआ, इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कब आया कैसे आया। बस बहुत दिनों से लोग गिनते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इसलिए बोल दिया गया, इसका नाम दे दिया कि ये नेचर से आया, नेचुरल टाइप का चीज़ है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, गिनती के संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। अब आप जिंदगी भर गिनते रह जाओ लेकिन प्राकृतिक संख्या की गिनती कम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मतलब बहुत सारा है, आगे कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ है, 1 पे। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1, ठीक है। अब सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। और कोई ऐसा कहेगा तो कि हम गिनती गिनते हैं ऐसे 1 2.5 3 तो ये इसका मतलब नहीं है, वो क्या है, बेवकूफ़ है। मतलब जो आमतौर पे कोई ऐसा आदमी ही होगा तो वो अपना ज़बरदस्ती के लिए बोलेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो आमतौर पे ऐसे गिनते हैं, हम लोग गिनते हैं मतलब कुछ चीज़, जो चीज़ों को काउंट करते हैं। काउंट मतलब जैसे यहाँ पे है, बोला जाएगा कि कितना पेन है, कितना मार्कर है, तो 1 और 1 2। आपको ये ऐसा मिल जाएगा, क्या बोलेगा, हम काउंट ऐसे नहीं करते हैं। हम काउंट कैसे करते हैं, 1 और उसके बाद 2.5 तो वो इसका मर्जी है, लेकिन वो तो प्रॉपर सही नहीं है। तो जो चीज़ों को गिनते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या मतलब ये पूरा एक समूह है, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, इसमें बहुत सारा नंबर है, समूह है, ठीक है ना। तो इसमें से कोई एक भी नंबर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम उसको, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा है, और सबसे छोटा सम है जो, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या हो कौन सा है, सबसे छोटा सम प्राकृतिक संख्या 2, दिख रहा है ना। और अभाज्य, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं एक और उसके अलावा और किसी से नहीं कटे। तो ऐसे में सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 3। एक क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, एक अभाज्य है ना, भाज्य किसी में भी नहीं आता है, समझ में आया। सबसे छोटा अभाज्य प्राकृतिक अभाज्य संख्या 3 है, नहीं, वो क्या है, 2 भी क्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। 2 को कटो, कितना से कटेगा, और 1 से और आपसे, और इसके अलावा कोई है इसका, तो 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है, 4 फिर क्या है, 4 है भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या में भाज्य संख्या कौन सा है, 4, और अभाज्य संख्या
2। समझ में आ गया? तो बस ये अप्लाई करते जाओ इस पे। तो आई होप कि नेचुरल नंबर समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बाद हम लोग कहाँ आते हैं? नेचुरल नंबर के बाद हम लोग देखते हैं क्या दूसरा है जो, ये क्या था? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब क्या हुआ कि अब बताओ, जैसे एक से गिनती गिन रहे हो, ठीक है, और मान लो उसमें जीरो है ही नहीं, तो थोड़ा सा उटपटांग से ऐसा लगता है ना कि अधूरा टाइप का है, ठीक है ना। तो वही प्राकृतिक संख्या में क्या कर दिए हम, बस जीरो को भी उस समूह में ऐड कर दिए, तो क्या हो गया? पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। ठीक है ना, तो क्या था प्राकृतिक संख्या? क्या था? जीरो के बिना अधूरा। उसको पूर्ण किससे किए हम लोग? जीरो मिला के उसमें। ठीक है, तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्याओं को, जिसमें हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। ठीक है, बस इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दो। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगा? काउंटिंग बोलो। 0 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, चलते चल जाएंगे, कहाँ तक जाएगा उसका कोई अता पता नहीं है। अब इसमें बताओ तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0। ठीक है, और सबसे छोटा सम पूर्ण संख्या, सम भी हो और क्या हो? पूर्ण संख्या भी हो, कौन होगा? 4। दो सम नहीं है, सम पूछ रहे हैं, सम पूर्ण संख्या मतलब सम भी हो और पूर्ण भी हो। अच्छा ये बताओ, जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं? ठीक है, और सम संख्या है कि नहीं? जीरो। कैसे जीरो नहीं है? सम संख्या का डिफिनेशन बोलो, क्या होता है? जिसमें दो से, अब जीरो में दो से तुम भागा दो तो नहीं लगता है, बता तो। जीरो बार में अगर हम लगा दें तो यहाँ कितना होगा? खत्म हो गया। 0/2 क्या होता है? जीरो होता है, पूरा पूरा भागा लग गया ना। तो जीरो क्या है? एक सम संख्या है, याद रखना। जीरो क्या है? एक सम संख्या भी है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या भी है। तो सबसे छोटा सम और पूर्ण संख्या कौन होगा? जीरो। समझ में आया कि नहीं? आया ना? तब ये डॉट नहीं ना होगा, कोई पूछेगा कि जीरो सम संख्या है, बोलो कि हाँ वही जीरो सम संख्या है कि नहीं, तो है। पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो पूर्ण संख्या तो इजली है, पता चल ही रहा है कि है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, एक चीज देखते हैं, बता तो। अगर ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक ये गोला मतलब है कि इसमें जितना भी नंबर है ना प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर का, ठीक है, उसका इसमें ये एक डब्बा ले लो, मतलब बैग हो, उसमें सारा नंबर डाल दिए। ठीक है, और एक अलग से हम क्या डब्बा बनाया है? पूर्ण संख्या का। उसमें जितना भी पूर्ण संख्या है इसमें होल नंबर, उसको क्या कर दिया? इसमें डाल दिए। अब तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? बड़ा मतलब इन द सेंस कि जिस किसमें सबसे ज्यादा नंबर होगा पूर्ण संख्या में, इसका वाला सारा इसमें आएगा कि नहीं बताओ तो। और एक क्या बढ़ जाएगा? जीरो बढ़ जाएगा, ये समझ में आ रहा है? इसमें वाला सारा आ जाएगा। जैसे इसमें क्या क्या होगा? 1 2 3, तो इसमें भी तो होगा ही 1 2 3। इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सिर्फ जीरो से। तो बड़ा कौन है? ये पूर्ण संख्या। तो अब हम ऐसे बोलेंगे कि हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, तो होता है। लेकिन हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। तो इसको इजीली समझने के लिए क्या बनाते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? बड़ा है, अब एक ये छोटा है। अब बताओ तो, इसमें छोटा वाला कौन है? प्राकृतिक संख्या है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? प्राकृतिक संख्या। और ये बड़ा वाला क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो बताओ तो, इसका वाला भी सारा इसमें तो आ ही रहा है, और सिर्फ इसके अलावा वो क्या है इसके बाद? जीरो। और 1 2 3 4 सारा इसमें आ रहा है, तो इसी वाला सारा है इसमें भी और इसमें भी। लेकिन क्या है? ये खाली जीरो, जीरो अलग है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। ऐसे डायग्राम से अगर कोई पूछेगा कि हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो बता सकते हो ना। क्या है? प्राकृतिक संख्या छोटा अंदर में है, किसके अंदर है? पूर्ण संख्या के। तो ये तो है ही। और अगर हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो इससे भी पता चल जाएगा। पूर्ण संख्या क्या है? बड़ा वाला है। तो कभी बड़ा चीज छोटे की चीज के अंदर आ सकता है? नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा।
जहाँ तक है पूर्ण संख्या। अब जो चीज जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहां तक ला हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे, ठीक है। धीरे 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 हम लोग पहुंच जाएंगे। अब तीसरा चीज है क्या, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अब तीसरा होता है क्या, पूर्णांक। इसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं पूर्णांक को। ये क्या होता है ना कि जैसे हम लोग देखे प्राकृतिक संख्या, ठीक है, वो क्या था, गिनती की संख्या को जैसे आमतौर पे सब लोग गिनता है। पूर्ण संख्या क्या हुआ, पूर्ण मतलब पूरा, उसको क्या कर दिया, पूरा किया कौन, उसमें जीरो ऐड करके हम लोग और उसको अच्छा बना दिए। अब इसमें क्या होता है ना कि अब बताओ तो कि जैसे हम तुमसे पांच घड़ा लिए हुए हैं, ठीक है, तो और मेरे पास एक घड़ा पहले से था, ठीक है, एक घड़ा मेरे पास पहले से था, तुमसे हम पांच लिए, ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास घड़ा कितना हो गया, छः। लेकिन अगर देखा जाए कि मेरा कितना घड़ा है वो कैसे पता चलेगा, बताओ तो, कै गो मेरा घड़ा है, एक घड़ा मेरे पास था, ठीक है, और चार घड़ा ले लिए तुमसे, मतलब पांच घड़ा तुमसे लिए। अब ओवरऑल बताओ उसमें से टोटल देखा जाए ओवरऑल, तो हम लॉस में है कि प्रॉफिट में, मतलब टोटल घड़ा जो लिए हैं उसमें से, जो मेरे पास अभी कितना घड़ा है, छः घड़ा, लेकिन तुमसे कितना घड़ा ले लिए हैं, पांच को ले लिए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए अगर उसमें से हम छः घड़ा के बेचते हैं, क्या कर दिए, बेचे हम 10 रुपये घड़ा करके, तो कितना घड़ा बिक गया, 60 रुपये आया। अब 60 रुपया में बताओ कि तुमसे हम कितना लिए थे, पांच को, तो उसका तो 50 रुपया हो गया, और मेरा घड़ा का कितना हो गया। अब मेरे पास ये 60 रुपया, तो 60 रुपये का 60 रुपया थोड़ी मेरे पास है, नहीं ना है, तुमको तो ये देना है। अब हम 60 रुपये का 60 रुपया क्या कर दिए, खर्चा कर दिए। तो ओवरऑल बताओ कि हम, मेरे पास जो पैसा था वो हम क्या है, हम तो और कर्जा में चले गए ना, और कितना कर्जा में गए, तुमको जितना देना था 50 रुपया देना था, वो पूरा का पूरा क्या है, हम लोग को कर्जा में है। अब ये बताओ कि 50 रुपया कर्जा में है, तो कर्जा में इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, बताओ, मतलब हम किसी को देना है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, यही होता है, मतलब ये साइन समझो लगा दिए कि ये माइनस, इसका मतलब क्या है, हम जीरो से भी नीचे गए हुए हैं, मेरे पास जो पैसा था ना वो तो था ही, लेकिन हम दूसरे से भी लेके और उसको भी खर्चा कर दिया और वो माइनस में चले गए हैं हम, ठीक है। अभी इसको तुम काउंट कैसे करोगे, काउंटिंग में तो ये आता नहीं है, पूर्ण संख्या में भी नहीं आता है। किसी से तुम्हारा पूछ देगा तुम्हारा अभी स्टेटस क्या है, स्टेटस मतलब तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो कैसे बताओगे, तुम बोल दोगे 50 रुपया, ठीक है। अगर ये माइनस नहीं रहेगा तो तुम बोलोगे क्या है, 50 रुपया, तो कैसे समझेगा कि 50 रुपया तुम्हारे पास है टोटल पैसा, कि तुम्हारे पास 50 रुपया उधारी है, मतलब तुम माइनस में हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आएगा, इसको काउंट करने के लिए जरूरी था क्या, कि हमको जो माइनस वाला नंबर है ना, माइनस में गिनती गिनना, उसको भी इंक्लूड करना जरूरी था, ठीक है। तो वही हो गया। तो इंटीजर में क्या आता है बाबू, कि हम लोग तो प्लस वाला जो चल रहे थे वो चलवे किए, ठीक है। प्लस वाला कैसे था, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके चल ही रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद पूर्ण संख्या लाए तो उसमें जीरो ऐसे चालू कर दिए। अब क्या है कि ई सम के सबका क्या चाहिए, हमको माइनस भी चाहिए, ताकि हम माइनस में गिनती गिन सके, ठीक है ना। तो माइनस में गिनती गिन सके तो गिनना तो 1 2 3 4 ही है ना, तो उसको क्या कर देंगे, सिंपल माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, -2 -4। अब इधर ये कैसे जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनाइट से आएगा, क्यों क्यों आएगा ऐसा, कि -3 बड़ा है या -2, बताओ। मतलब तुम 2 रुपया उधारी में रहोगे या 3 रुपया उधारी में रहोगे, तब तुम कौन सा आदमी अच्छा है, -2 रुपया वाला। जितना कम माइनस में गए उतना मेरा वैल्यू ज्यादा है, और जितना ज्यादा जाएंगे उतना हम भिखारी टाइप के आदमी है, यही होता है ना। तो ये क्या हो गया, इसलिए छोटा वाला से बड़ा वाला चलता है। तो एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन मतलब एक ऐसा लाइन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो दर्शाना रहता है, तो ये साइड क्या हो गया, इधर हो गया लेफ्ट साइड, और इधर क्या हो गया, तो लेफ्ट साइड कहाँ से चालू करते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे छोटा वाला नंबर से लिखते चलते हैं। तो सबसे छोटा ये क्या होगा बताओ तो, इसमें माइनस इन्फिनाइट, माइनस वाला, तो इधर वाला से चलते चलते बड़ा वाला इधर लिखते हैं, ठीक है। और बीच में क्या आएगा, जीरो, तो ये लिख लेना, मतलब ये बता रहे हैं इसमें कि ये नंबर लाइन होता है, ठीक है ना। ये यूज आएगा काहे कि आगे चल के, तो समझ लेना। अब हम लोग क्या थे, इंटीजर पे थे, तो इंटीजर का भी हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो इंटीजर पे थे, तो अब इंटीजर क्या हो गया, पता चल गया ना कि ऐसा नंबर या ऐसा समूह जिसमें क्या हो, गिनती की सारी संख्याएं हो, साथ में क्या हो, जीरो भी हो, और साथ में जितना भी गिनती की सारी संख्याएं हैं उसका माइनस वाला भी हम लेते हैं। तो इसी समूह को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या का समूह। और इसमें से एक भी संख्या रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पूर्णांक बोल देंगे। आ गया समझ में? तब बताओ तो सबसे बड़ा अब कौन हुआ, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या में? तो सबसे बड़ा घेरा किसको बनाएंगे, ये पूर्णांक, इसके बाद, और इसके बाद सबसे छोटा घेरा किसका रहेगा, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, होल नंबर, और ये हो गया तुम्हारा। अब इससे तुमको सवाल पूछ देगा कि हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर होता है कि नहीं, बताओ तो। हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर होता है कि नहीं, बताओ। इंटीजर कौन है, ये वाला बड़ा वाला, और नेचुरल नंबर क्या है, छोटा वाला। तो बड़ा वाला कभी छोटे में समा सकता है, नहीं, तो नहीं होगा। लेकिन हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होता है कि, हर एक पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या भी हो गया, पूर्णांक भी हो गया, ये सारा आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब रियल नंबर में क्या पढ़ना है, जहाँ चलते हैं, ठीक है। रियल नंबर में है पढ़ना जो मेन है वो क्या है, इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, इंग्लिश में हाँ रेशनल, बहुत सही, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों से पूछेगो तो बोलेंगे कि जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख दें, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, बस इतना पे ही रुक जाते हैं। ये क्या है, ये काफी गलत चीज है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या क्या कहता है, परिमेय संख्या होता है कि जब कोई नंबर मिले हमको तो उसको क्या कर देंगे, हम बट्टा में कर देंगे। तो बट्टा में कैसे करते हैं या भिन्न कैसे बनाते हैं, जैसे हमको 5 मिला तो 5 को भिन्न कैसे बनाएंगे बताओ तो इसके बट्टा में करके 1 लिख देंगे। यानी कोई भी नंबर है उसको हमको किस फॉर्म में करना है, P अपॉन, मतलब बट्टा के फॉर्म में करना है, ठीक है। और Q अपॉन में करेंगे तो नीचे वाला क्या हो, 0 नहीं हो। तो कोई भी नंबर ले लो, उसको बट्टा में करेंगे तो कभी नीचे 0 आएगा, जैसे बताओ तो इसको नीचे 0 लिख दिए तो इसका 0 से किसी में डिवाइड लगेगा, नीचे वाला अगर 0 हो जाएगा तो लगता है किसी में, नहीं। अगर 0 से तो यहाँ पे कितना तुम लिखेगा, अगर तुम 20 लिखा तो भी 0, हम लिख दिए 200 तो भी क्या आएगा यहाँ पे, और 0 0 हर बार 5 आते जाएगा। तो ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन मतलब अपरिभाषित है, ठीक है। तो नीचे 0 किसी का नहीं आना चाहिए। तो बस यही है बात बोला है कि P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो ये वाला चीज होना चाहिए कि नीचे Q नहीं आना चाहिए। तो कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर दिए हम लोग, P बटा Q के रूप में लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके आगे है ना कि जहां जहां क्या होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों, हाँ बहुत सही, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आया, यानी मेन चीज ये है, ठीक है ना। अब जैसे ये 5 को लिखे थे 5/1, अब ये बताओ तो 5 पूर्णांक है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या था, पूर्णांक किसको कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर, साथ में 0 और साथ में उसका, तो माइनस वाला तो हटा ही दो, बस वो काउंटिंग में आया तो समझो उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो चेक करना है कि पूर्णांक है कि नहीं, तो गिनती गिन दो 0 से, और इसके आगे माइनस और प्लस उसको भूल जाओ, अगर आ रहा है तो क्या हो गया, वो पूर्णांक है। तो 5 आ रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5, तो ये पूर्णांक है। एक एक भी है, तब दोनों का दोनों पूर्णांक हो गया। तो 5 क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया। अगर 5 ऐसे ही हम देखते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा अच्छा सा, √4 परिमेय संख्या है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे बताओ तो, 2 बटा, यहाँ पहले 1 कर देंगे बटा में, फिर इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। P बटा Q के रूप में आ गया। अब बताओ तो ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक है तो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या है। अब जैसे √3 लिखो, √3 को करेंगे क्या, √3/1, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बताओ ये पूर्णांक है √3, काउंटिंग में आता है √3, नहीं आता है। और एक एक आता है, एक पूर्णांक है और ये, लेकिन क्या कर रहा है,
दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन आ गया समझ में। किसी भी नंबर को क्या करेंगे, p बटा q के फॉर्म में लिखेंगे, और वहां पे जब p और q दोनों का दोनों क्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर क्या कहलाया जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो समझ में आ गया। कोई डिफिनेशन पूछेगा कि आप परिमेय संख्या का डिफिनेशन बताओ, परिभाषित करो आप परिमेय संख्या को, तो क्या हो जाएगा। हाँ, किसी भी नंबर को p बटा q के फॉर्म में लिखेंगे, और जहां पे p और q दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक या दोनों पूर्णांक नहीं हो तो क्या कहलाएगा फिर, अपरिमेय संख्या। और दोनों अगर पूर्णांक हो गया तो परिमेय संख्या। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है। हम उतना डीप में नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है ना, इसको बस अच्छे से कहा कि बोर्ड लेवल तक पढ़ा रहे हैं, तो नहीं जानना चाहते, नहीं तो इसमें काफी अभी डीप में जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अपरिमेय संख्या क्या है पता चल गया, अपरिमेय संख्या क्या है पता चल गया। अब क्या था हम लोग, रियल नंबर ना मेन था। रियल नंबर क्या है बताओ तो। रियल नंबर है रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, और प्लस इरेशनल। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याओं का क्या है, ये समूह है। रियल नंबर मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या का समूह है। मतलब p बटा q के फॉर्म में लिखे, ठीक है, कोई भी नंबर को, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे लिखा गया, तो इसका मतलब चाहे तो वो परिमेय होगा, चाहे तो अपरिमेय होगा, ठीक है, यही ना। ये अगर लिखा गया तो चाहे तो परिमेय होगा, चाहे तो फिर क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर। तो जो p बटा q के फॉर्म में लिखा गया वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। इसके अलावा और भी होंगे। तो रियल नंबर क्या बोलता है कि रियल नंबर, देखेंगे रियल नंबर आगे पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा 11 12 में, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब। तो ये बताओ यहाँ पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकृति मतलब वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तब बताओ तो 2 3 प्राकृतिक रियल नंबर है कि नहीं, 2 और 3 है। ये क्या है, परिमेय संख्या भी है। ये किसके अंडर में आ रहा है, रेशनल नंबर के अंडर में आ रहा है। इसका एग्जांपल दो तो दूगो, दूगो कोई 5 और 7 मान लेता है। इसका एग्जांपल √2 √5, ठीक है, कुछ भी दो को। अब ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलके वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या का क्या एग्जांपल हो गया, 4 को। क्या क्या हो सकता है, 5 7 √2 लेकिन अगर एक को देखे तो क्या है, 5 और 7 किसका है, रेशनल नंबर का, और √2 और √5 इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब ये जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं, उसको डील कर लेते हैं, क्या कि थोड़ा सा ये सब है चीज, तो बताना सही रहता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। अब बताओ पाई क्या है बाबू, परिमेय है या परिमेय, हाँ परिमेय। पाई का वैल्यू कितना लिखते हैं तुम लोग, ये क्या है और ये क्या है, ये है अपरिमेय, ठीक है, ये है। अब ऐसे कैसे हो सकता है बताओ तो। इधर बोल रहा है कि दुश्मन है और इधर क्या बोल रहा है, सेम ही आदमी दोस्त है। ऐसे हो सकता है, एक ही आदमी और एक ही के साथ मतलब दोनों इक्वल टू, मतलब इधर बोल रहा है कि सबसे बुरा आदमी और इधर बोल रहा है अच्छा आदमी, दोनों क्या है, एक ही आदमी है। चाहे तो वो अच्छा होगा, चाहे तो दोनों थोड़ी हो सकता है एक ही आदमी के लिए। तो ये गलत चीज है ना, चाहे तो परिमेय होगा, चाहे तो ऐसे कैसे होता है मतलब। अब देखो ये परिमेय है कि नहीं, इसको तो तुम जांच कर सकते हो। बताओ तो 22/7 परिमेय चेक करने के लिए क्या करते थे हम लोग, पूर्णांक होना चाहिए दोनों, बटा में लिख दिए तो तब बताओ पूर्णांक है कि नहीं, 22 और 7 भी है, तो ये तो सही है। अब इसको चेक करो तो इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, पाई/1 करेंगे बटा में लिखने के लिए। अब बताओ तो ये पूर्णांक है और पाई, तो ये तो सही है, ये अपरिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय है। चेक करने से भी आ रहा है ना। तो दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत है कि एक्चुअली में ये दोनों बराबर चीज नहीं है, ठीक है ना। पाई अपरिमेय सही है और 22/7 परिमेय भी सही है। पाई दूसरा चीज है और ये है जो दूसरा चीज है।
पाई क्या है पता है? पाई है जो एक सर्किल बनाते हैं ना, ठीक है, और इसमें ये क्या बनता है बाबू, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, केंद्र का। और इससे जो रेखा जाता है दोनों साइड जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? व्यास। और ये पूरा गोले रहता है उसको क्या बोलते हैं? परिधि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर, डी से। और इसको क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। इंग्लिश में होता है सरकम फ्रेंस, ठीक है, या पेरीमीटर, ठीक है ना। परिधि तो जान रहा है, और इधर भी ये व्यास भी जान रहा है। अब बताओ तो ये इतना छोटा बना है, तो इसका डायमीटर क्या होगा? मतलब व्यास उतना ही छोटा। कोई बड़ा सा एकदम बनाओ, उसका बताओ तो कितना होगा? उतना ही। ये वाला अगर बढ़ रहा है तो क्या है, ये वाला भी बढ़ रहा है। ये वाला अगर छोटा हो रहा है तो बीच वाला भी लाइन भी छोटा हो रहा है। ये देखो इसमें भी, तो ये जितना छोटा हो रहा है वो ये भी उसी हिसाब से छोटा हो रहा है ना। अब जैसे देखो 1/2 है, ठीक है। अब इसको हम 2 को बढ़ा के कर दिए 4, तो नीचे वाला उसी हिसाब से बढ़ेगा। इसको बराबर करना तो ये क्या क्या हो जाएगा? 8। इसको हम कर दिए 16, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? 32। वैल्यू तो सब सेम ही है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? समानुपाती। समानुपाती मतलब सेम रेशियो से बढ़ रहा है। जैसे ये 4 गुना बढ़ा तो ये भी देखो तो 4 गुना ना बढ़ा, 4 दुना 8। यहाँ से ये 4 गुना बढ़ा तो ये भी 4 गुना बढ़ा, ठीक है। ऐसी ही है कि डायमीटर, परिधि को क्या लिख देते हैं हम? पी सपोज, ठीक है। और डायमीटर को क्या लिख देते हैं? डी। अब ये बढ़ाएंगे जिस हिसाब से, तो वही से हिसाब से ये भी बढ़ेगा। तो ये क्या है? समानुपाती है। तो इसका रेशियो क्या होगा? रेशियो मतलब समानुपाती किसको कहते हैं? जिसका अनुपात हमेशा एक ही हो। जैसे ये दोनों का रेशियो हमेशा क्या है? 1/2 ही है, सेम ही है। तो इसका भी समानुपात सेम ही होता है। अनुपात हमेशा क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू दे दिए हैं, इसी के नोटेशन में बता दिए हैं क्या है? पाई है। तो पाई क्या है? पाई है कोई एक वृत्त लिए, वृत्त के परिधि और उसका व्यास का क्या है? अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पाई बोलते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देख लेना कि कोई एक सर्किल बना है छोटा सा, तो उसका परिधि भी छोटा होगा तो व्यास भी छोटा। बड़ा बनेगा सर्किल तो बड़ा परिधि भी और व्यास भी क्या होगा? यानी कोई चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को भी बढ़ रहा है, घटा रहे हैं तो दूसरे को भी घट रहा है, तो वो क्या हो गया? समानुपाती, मतलब सेम अनुपात में है, ठीक है। अब वो अनुपात कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोल दिए हमको, हम लोग पाई उसी का नाम रख दिए। तो पाई क्या है? परिधि बटा व्यास का एक अनुपात है। अब बताओ पाई बराबर क्या है? परिधि बटा व्यास, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना होता है बाबू, ठीक है। मतलब फॉर्मूला तो होता है कि सब हम लोग शॉर्टकट के लिए लिख लेते हैं कि बार बार वो रिजल्ट फाइंड नहीं करें। जितना भी मैथ में फॉर्मूला होता है ना, सब डिजाइन होता है, मतलब एक बार ना एक बार उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे इसी के देखो, परिधि बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? ये चीज है तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? पाई गुने व्यास, ठीक है। अब व्यास बराबर क्या होता है? व्यास अगर ये सर्किल है तो यहाँ से यहाँ तक होता है ना, तो 2 गुना त्रिज्या होता है ना। ये त्रिज्या ये है और ये रेडियस, तो कितना टाइम हो गया? 2 गो हो गया। तो इसको क्या लिख देते हैं? 2 गुने आर से त्रिज्या। अब बताओ तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई। तुम लोग यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, परिधि बराबर, इसको रट लेगा, लेकिन पाई पता ही नहीं है। अब पाई पता चल गया ना। तो पाई क्या है? पाई है परिधि बटा व्यास का एक रेशियो, अनुपात है। और जबकि 22/7 क्या है? अलग चीज है, ये कि परिमेय संख्या नंबर है। अब होता क्या है ना कि इसका जब निकाले गया है ना पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ तो? तुम लोग को देखते हैं, मैथ में कभी प्रैक्टिकल किया है? अनुप्रयोग या कुछ तुम लोग को एक प्रैक्टिकल बताते हैं, पाई का वैल्यू कैसे फाइंड करा जाता है। एक रस्सी ले लेना, रस्सी से एक सर्किल बनाना, सर्किल मतलब वृत्त, ठीक है। अब वृत्त के इसको माप लेना, किसको नापना है? परिधि को। और साथ में क्या नाप लेना है? त्रिज्या। और इसको जब बाटा में भागा देगा ना, परिधि बटा व्यास करेगा तो हमको क्या मिल जाएगा? पाई। इसका वैल्यू फाइंड करेगा तो कितना आएगा? देखना करके 3.1415 ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है। तब देखा गया ना, इसको भागा देगा ना तो ये आता है 22/7 के, हम बोल रहे हैं भागा देने पे आता है इतना आता है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, देखो तो नियरली एकदम सेम है ना, देखो तो दोनों में है ना, सेम ही वैल्यू है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या मान लिया है कि 22/7 क्या है, पाई का वैल्यू के बराबर है, नियर है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो पाई बराबर क्या होता है, पाई नियरली, ऐसा मतलब होता है ना कि एकदम बराबर नहीं है, जस्ट इसके आसपास है। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 के। तो कभी भी कोई बोलेगा ना कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू ऐसा होता है बोलना कि पाई का नियरेस्ट वैल्यू है 22/7। और 22/7 से भी एक और अच्छा वैल्यू क्या है, 355/113, ठीक है ना। ये पॉइंट के 4 अंक तकला सही है, ये पॉइंट के 2 अंक तकला, 3 अंक तकला सही बताता है, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि पाई क्या है। आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि पाई क्या है। तो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। हम लोग समझ लिए परिमेय संख्या, तो आ गया समझ में, पाई क्या है ये सब सब समझ में आएगा, उधर चले गए थे हम लोग। अब जो आगे है वास्तविक संख्या में, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक भागा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो 12 को 5 से भागा दो तो कितना बार में लगेगा बाबू, 2 बार में। यहाँ कितना आएगा, यहाँ शेष कितना बच गया। और एक और चीज करते हैं, हम 5 से 12 को ही भागा देते हैं, ठीक है। यहाँ हम 3 बार में लगा दिए, समझा। ये 3 बार में नहीं, चलो एक ही बार में लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिए हम, 5 कर दिए, और यहाँ शेष हम बचा दिए कितना, 7। अब बताओ तो इसमें कौन सा सही है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या सही है, कौन गलत है कौन सही है बताओ तो। ये भी कहाँ से गलती है बताओ, ये गलत है, कैसे गलत है। और ये क्या है, ये सही कैसे है। 2 बार में कैसे लगेगा, तुम लोग सीख लिया बचपन से कि बस ऐसे करना है, बस कर दिए। ये कौन सा है, एक बार में लगाएंगे तो नहीं लगेगा। हम्म। तो देखो क्या, हाँ, तो देखो इसको क्या कहता है ना, भाग देने का एक विधि है। वो विधि क्या है, चलो एक चीज और, एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं। 5 से ही भागा दे रहे हैं फिर से 12 बार में, आपके हम 3 बार में लगा दिए, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिए, 15। और घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस। ये भी सही है, ये भी सही है, और एक और किए थे वो भी सही है। ऐसे किया जाता, ठीक है। लेकिन वही है ना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं गलत, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हर चीज का एक रूल होता है, ठीक है ना। तो भागा देने का भी क्या है, एक रूल है। रूल क्या है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, भाग एल्गोरिदम, ठीक है। क्या कहते हैं, डिवाइड एल्गोरिदम जो होता है, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिदम। वो रूल क्या है, तुम लोग भी जानता होगा। हिंदी में क्या हम लोग बहुत पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने प्लस शेष फल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ होता है नहीं, तो इस हिसाब से तो तीनों सही होना चाहिए। देखो तो इसमें कितना है, 12, यहाँ पे भाजक क्या है 5, यहाँ क्या आ रहा है भागफल 3, प्लस शेषफल कितना है यहाँ पे, देखो तो इधर से भी 12 आ रहा है ना, 5×3 = 15, 3 जाएगा तो 12। तो ये भी भागा सही है, ये भी सही है। तुम लोग अधूरा ज्ञान मत लिया करो। अधूरा ज्ञान क्या होता है, बहुत, देखो जहां भी लिखल रहेगा ना देखना, वहां पे ये चीज लिखल रहता है कि शेषफल क्या है, हमेशा क्या होता है, शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर हो। जिससे भाग दे रहे हैं ना, भाग किससे दे रहे हैं, भाजक से, तो ये क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए। अब बताओ तो यहाँ पे शेषफल क्या है, -3 0 से बड़ा है कि छोटा, तो ये तो बोल रहा है कुछ, शेषफल क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा। तो ये वाला तो गलत हो गया ना। ये बता तो शेषफल क्या है, 2, और भाजक क्या है
5 है, तो क्या बोल रहा है, भाजक से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। तो 2 तो है ना, एक और निकाले तो उसमें क्या आया था, करके देखते हैं। एक बार में लगाए थे, यहाँ पे बताओ तो शेषफल कितना आया था, 7। अब 7 बताओ 0 से बड़ा है, तो वो एगो तो सही है, लेकिन दूसरा चीज क्या होना चाहिए, जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो भाग किससे दे रहे हैं, छोटा है 5 से, तो ये भी गलत। तो अब सही कौन हुआ, समझ में आया ना। तो ये चीज काफी जरूरी है, ठीक है ना, इसको लिख लेना। ये भाज एल्गोरिदम के लिए, भाग एल्गोरिदम के लिए, इसको इंग्लिश में करेंगे तो भाज्य को क्या बोलते हैं, बताओ। चलो, इंग्लिश का कोई उतना अथी नहीं है। देखो ये चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गया, तो अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ये एक चीज जो कभी समझ में नहीं आया होगा तुम लोग को, वो समझ में आ जाएगा आसानी से। तुम लोग ऐसा सवाल देखा है, बोलेगा कि कोई पूर्णांक संख्या है या घन पूर्णांक संख्या है, क्या है, घन पूर्णांक संख्या एन है, जो चाहे तो 2m+1 के फॉर्म में होगा या 2m के फॉर्म में होगा। ऐसा देखा है, प्रूव करने के लिए आता है, देखा है ऐसा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या इस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मान रख के नहीं देखेंगे, देखो क्या होता है, जो अभी भाग एल्गोरिथम पढ़ा ना, उससे बनता है। अब बताओ, कोई भी नंबर ले लिए हैं बाबू, क्या नंबर ले लिए, n, ठीक है। अब n में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, बताओ तो कितना बार में लगेगा, मान लेते हैं m बार में लगेगा, ठीक है, m बार में लगा, ठीक है। और यहाँ शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा r आएगा। अब भाज्य विधि से लिखेंगे, भलो ये जो भाग एल्गोरिथम उससे क्या होगा बताओ तो, यहाँ पे भाज्य क्या है, n है, भाजक क्या है, 2 है, गुने क्या होता था, भागफल, भागफल क्या आया है, m आया, प्लस शेषफल क्या होगा, और यही यही चीज होगा ना। अब बताओ, ये चीज है, इसके अलावा एक और कंडीशन क्या होता था, कि जो शेषफल है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, छोटा। तो किससे भाग दे रहे हैं, 2 से, ठीक है। तब बताओ तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक पूर्णांक ही होना चाहिए, होता है पूर्णांक, ऐसा बताओ जो 0 से बड़ा, बराबर हो, दूसरे छोटा हो, यही है बोल रहा है ना ये। जिससे भागा दे रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, ऐसे जानता है, जिससे भागा दे रहे हैं उससे शेषफल क्या आना चाहिए, हमेशा कम ही आना चाहिए, नहीं तो एक बार और ज्यादा लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अभी ये देखे थे, 5 में 2 से देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कितना बार में लगाएंगे, ये जो शेषफल है वो क्या होना चाहिए, इससे एक छोटा ही होना चाहिए ना, या 0 से बड़ा। अभी ये देखे तो वही है ना। देखो तो इसी को ना लिखे हैं, एन को क्या कर रहे हैं हम लोग, एन लिख दिए, इसके बराबर भागा किससे दे रहे हैं, 2 से, गुना किससे कर रहे हैं, भागफल से, प्लस शेषफल होता है, शेषफल लिख दिए। और शेषफल फिर क्या होना चाहिए, जिससे भागा दे रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, और 0 से। अब बताओ शेषफल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, चाहे तो बताओ तो 0 से बड़ा और 2 से छोटा, क्या चीज कोई चीज होता है, 1 होता है, और 0 से बड़ा और या 0 के बराबर, तो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है, 0 और 1, r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 या 1 ही होता है ना, और इसके अलावा नहीं होगा कुछ। तब बताओ तो n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 2m लिखेंगे, और एक बार r का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो सिंपल 2m आएगा। और एक बार और रखेंगे, एक बार और क्या हो सकता है, 1, तो एक बार और m 1 रख सकते हैं बस। तो यही 2 फॉर्म आया ना, चाहे तो वो क्या आएगा, 2m या 2m+1। इसका मतलब समझा, इसका मतलब है कि जब 2 से भी कोई भी नंबर में हम भागा देंगे तो क्या आएगा, चाहे तो शेषफल 0, चाहे तो 1। समझ में आया। अब कोई भी नंबर उठा के देख लो, उसमें 0 से भागा, भले 2 से भागा दो, शेषफल क्या आएगा, चाहे तो 0, चाहे तो 1, यही आएगा ना, ठीक है। और जैसे 3 से देंगे तो 3 से बताओ तो शेषफल क्या क्या होना चाहिए, 3 से भागा देने पे, 3 से भागा दे रहे हैं तो ये वाला चीज लगाएं तो शेषफल क्या होता है, 0 से बड़ा, और जिससे भागा दे रहे हैं उससे, तो क्या क्या होगा बताओ तो, 0 होगा, 1 होगा, 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब शेषफल क्या क्या होगा, 0, 1, 2। अब कोई नंबर n है, क्या है, n, तो ये क्या क्या फॉर्म का आएगा, 3 से भागा देने पे, 3m,
3m मान लिया, 3 से भागा दे रहे हैं, m क्या आया है, शेषफल आया है, ठीक है। तो अब इस पे 3 से भागा दे रहे हैं तो क्या क्या आएगा तुम्हारा, शेषफल 0, 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक बार 0 रखेंगे तो ये, एक बार m रख 1 रखेंगे तो ये, और चाहे तो ये, यानी कोई भी नंबर क्या होगा 3m या 3m+1 या 3m+2 ही फॉर्म का होगा। समझ में आया, नहीं आया तो देखो ऐसे करो, 3 से भागा दे लो कोई नंबर में, तुम ही बोलो, जैसे 5 ले लेते हैं, ठीक है। 3 से भागा दो, क्या आएगा शेषफल, कभी भी जितना से यहाँ पे बताया है ना कि जिससे भागा दे रहा हूँ उससे हमेशा क्या आएगा शेषफल, कम ही आएगा। ऐसे भी देखो कि अगर उससे बड़ा हो जाता है या उसके बराबर तो एक बार और नहीं लगा देंगे, बढ़ा के लगा देंगे ना, तो शेषफल क्या होगा हमेशा उससे बड़ा। तो ये भाग मतलब भाग एल्गोरिदम है, उसको लिखेंगे क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे शेष भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल क्या आ जाएगा, हमको शेषफल तो पता है, जब अगर भाज्य पता है, सॉरी भाजक पता है तो शेषफल भी पता हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भाजक कितना है 3, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, इससे एक छोटा ही आएगा ना, और 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, बस यही ना। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग जो प्रोग्राम दिया रहता है ना उसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और रिमाइंडर 0, शेषफल 0 मतलब वो उसमें पूरा का पूरा भाग लग गया, यही होता ना, पूरा का पूरा भाग लगना मतलब शेषफल क्या आना चाहिए। तो देखो तो इसमें पूरा का पूरा भाग किस में लग रहा है, इसमें, इसमें शेषफल कितना है और इसमें कितना है 2, बस। तब जैसे कोई बोलता है, ऐसा रहता है कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है, तो देखते हैं 4m या ऐसा करके बोलेगा, 4m या 4mm+1 के फॉर्म का होता है, जो भी होता है, ठीक है। 4m मतलब 4 से भागा देने पे हमेशा क्या आता है, 4 से कट जाएगा या शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, इसके बाद अगला क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, आज काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखो कोई नंबर ले लो n, ठीक है, n को 2 से डिवाइड देंगे तो ये कौन कौन सा फॉर्म में आएगा बाबू बताओ तो। चाहे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये चाहे तो शेषफल कितना बचेगा, बस यही। अब क्या बोला, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब इसका वर्ग, इसका वर्ग करेंगे एन स्क्वायर निकालेंगे तो बताओ तो कौन कौन से फॉर्म का होगा, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे ये, तो चाहे तो इसका स्क्वायर होगा चाहे तो इसका स्क्वायर होगा, क्या है कि एन इसी दोनों में से एक गुना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ तो 4, और ये इसका करेंगे तो 4m², a² के होल स्क्वायर है ना, तो a²+b²+2 × a × b, इतना ही होगा ना। देखो तो ये भी क्या है 4m² + 1 + 4m है, इतना ही आएगा। अब इसमें 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m² + m, और ये 1, ठीक है। अब बताओ तो m क्या था, m एक पूर्णांक था, ठीक है, m क्या था, एक पूर्णांक था, तो m² क्या होगा, पूर्णांक क्या रहेगा ना, जैसे 3 एक पूर्णांक है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे फिर से इसी में, तो ये भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है बाबू, m² भी क्या है, पूर्णांक है, तो इसको m² को कोई दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं के, जहाँ के बराबर क्या है m² है, तो ये कौन सा फॉर्म का हो जाएगा 4k। और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा पूर्णांक, जैसे 4 + 3 का तो ये क्या आता है 7, 7 भी एक पूर्णांक ही है, करके देखना। तो ये भी पूर्णांक है, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं दूसरा के, ये मान लिया दूसरा के है, ये एक अलग के है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ तो, इसके जगह पे पूरा की जगह पे के रख देंगे तो 4k + 1, यही आ गया ना। तो n² कौन कौन से फॉर्म का आ गया है बताओ तो 4k +, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम 4 से डिवाइड देंगे तो क्या क्या आएगा शेषफल, चाहे तो 4 से कट जाएगा या क्या होगा एक ही शेष बचेगा, किसको n² को, यानी n मतलब कोई नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर को। अब बताओ तो स्क्वायर संख्या क्या क्या होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे। अब इसमें 4 से भागा देगा तो कितना बचेगा शेषफल बताओ तो, 1 में 4 से भागा देगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है। 4 में 4 से तो पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल कितना 0,
9 में देगा तो शेषफल कितना आएगा? 4 दूना 8, 1। शेषफल एक ही आएगा ना। इसमें इसमें भी एक, मतलब कुछ ही आ रहा है। शेषफल चाहे तो 0 आ जाए, चाहे तो यही ये बात बोल रहा है ना। समझ में आया? अब अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके हमेशा हम लोग का मेरा लेक्चर देखते रहिए, हमें भी थोड़ा सा वो मिलेगा, और मैं भी कंटिन्यूअसली पढ़ाते रहूँगा, और 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरा मैथ का सिलेबस। हार्डली से हार्डली 1 मंथ लगेगा। थैंक यू।